सर हमारे बीच जुड़ चुके हुए हैं। प्रणाम सर। सर आवाज हमारी पहुंच रही है? सर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार संतोष जी, आवाज आपकी आ रही है? सर का एक औपचारिक परिचय देने के लिए जी, आवाज मेरी पहुंच रही है ना? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। सर हमारा ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें तीसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे सभी ट्रस्टीगण की तरफ से, संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से तथा हमारी टीम की तरफ से आपका हमारे केएल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है सर। और आपके चरणों में मेरा वंदन है सर। आपका आशीर्वाद सतत हमें मिलता रहा है। मुझे याद है कि 2010 में पहली मुलाकात मेरी आप लखनऊ में हुई थी, तब से लेकर के आज तक आपका स्नेह आशीष बना हुआ है। और आपकी जो उम्मीद है कि हम कैसे बने, मैं उस पर कोशिश कर रहा हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आपका ऐसा स्नेह हम पर लगातार बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक हमारा स्पेशल एजुकेशन आगे ग्रो ना करे, तब तक आप जो है हमारे स्पेशल एजुकेशन से संन्यास ना लें। और नहीं भी ले रहे हैं, लगातार आप रिटायर होने के बाद भी इतने एंथुसिज्म से काम कर रहे हैं कि हम लोग को आपसे प्रेरणा मिल रही है। सर कार्यक्रम में आगे एक औपचारिक तरीके से आपका परिचय कराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपका औपचारिक परिचय देने के लिए मेरे ही विद्यार्थी, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी कमल मंडा से मैं आग्रह करूंगा कि वो सर का परिचय दें। कमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, पहुंच रही है। कमल जी? हाँ सर, पहुंच रही है सर आवाज। कमल? हाँ सर। हाँ कमल प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर नमन। मैं कमल मंडा फ्रॉम डीरोना, नागौर, राजस्थान, श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर में 2016-18 बैच में डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी का केएल इंस्टीट्यूट व डॉक्टर संतोष यादव सर की तरफ से इस 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर मुझे श्री अखिलेंद्र कुमार सर का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं डॉक्टर संतोष सर व संस्था का बहुत आभारी रहूंगा। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका फॉर्मल रूप से एक परिचय प्रस्तुत करूं। अखिलेंद्र सर। जी सर। श्री अखिलेंद्र सर पीजीडीपीए, एलएलबी, बीएड एमआर एंड पीजी डिप्लोमा इन सीबीआर। सर अभी एवाईजी एनआईएसएस में जनरल काउंसिल के मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर भारत सरकार की क्षेत्रीय समन्वय समिति आरसीए के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर ने दिव्यांगता के क्षेत्र में अलग अलग पोस्ट पर वर्क किया है। सर ने दिव्यांगजन कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं तथा साथ ही सर यूपी में दिव्यांगजन विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सर ने डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के रूप में भी अपना कार्य किया है। सर का नेक कार्य सतत रूप से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समर्पित है, जिससे उनका पुनर्वास करना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनका शिक्षा, उनके लिए बाधा मुक्त वातावरण, अधिकार तथा उनकी शिकायतों का निराकरण जब भी करना हो, सर हमेशा आगे तत्पर रहते हैं और आगे आकर उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यदि मैं सर का व्यक्तित्व को एक लाइन में बोलूं तो शायद कम ही रहेगा, फिर भी एक लाइन तो बोल ही देता हूं। सर 100% दिव्यांगजनों को समर्पित एक प्रकार से पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं और उनके पुनर्वास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जब भी कोई काम पड़ता है विशेष शिक्षा के लिए, सर आगे आके उसको पूरा करते हैं। सर पुनः आपका इस सीआरई प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर आपसे हम ऐसी आशा करते हैं कि आप अपने इस ज्ञान की प्रखर महिमा को हमारे बीच फैलाएंगे और हम सभी को आप और ज्यादा ज्ञानवान बनाएंगे।
सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस माइक को ग्रहण करें और हम सबके बीच अपनी इस ज्ञान की प्रपर महिमा को फैलाएं। अखिलेंद्र सर जी। धन्यवाद जी। मुझे बड़ी हो रही है कि मुझे इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ गुजरात से यह अवसर प्रदान किया गया कि मैं आप सबके में आके सारे हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सबके लोग हैं, बहुत मनोज का नाम है, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। ये पहला अवसर है कि मुझे आपने अपने इस 3 दिवसीय सीआरई कार्यक्रम में जोड़ने का मौका दिया और मुझे इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप लोग का। मैं आज इस जो कार्यक्रम है आपका सीआरई का, जो स्कीम्स एंड कंसेशंस में जो रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, विभिन्न प्रकार के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और उनका संचालन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मैं चूंकि लगभग 20-22 वर्षों तक इन आपके दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो और चाहे वो एनजीओ लेवल पर हो, इनके समन्वय को देखते हुए बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में पॉलिसी के अंदर डाला और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फील्ड तक गए। फील्ड में उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन सफलतापूर्वक किया जाएगा तभी दिव्यांग भाई बहन को वो जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको हेल्प मिलनी चाहिए, जो उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को बेहतर बनाने के लिए तमाम सारी चीजों की आवश्यकता रहती है और वो उससे जानकारी में अभाव में वो नहीं ले पाते हैं। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है और हमारा ये इस पुनीत कार्य में कर्तव्य निभाने के लिए हमको ईश्वर ने सरकारी तौर पर हमें इस विभाग से जोड़ा और गैर सरकारी तंत्र के रूप में हमें सभी एनजीओ के माध्यम से आप तक पहुंचने का, नेटवर्क बनाने का, आपके साथ इंटरेक्शन करने का, ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिली है। मैंने बहुत कुछ इस फील्ड में सीखा, जैसा भी आपको संतोष जी बता रहे थे कि काफी विगत वर्षों में हमारे संग संतोष जी भी इंटरेक्शन में रहे, उत्तर प्रदेश से लेकर बॉम्बे और उसके बाद गुजरात में भी आप बड़े मनोयोग से इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं निरंतर सभी के साथ, चूंकि इंटरेक्शन मेरा करने का केवल उद्देश्य ये रहता है कि मैं अपने को अपडेट कर सकूं। मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सीआरई के, उनको सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरसीआई ने अगर सीआरई कार्यक्रम बनाया है तो उसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि आपको पॉइंट्स अर्जित करने का या पॉइंट्स बनाने का वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको लेटेस्ट जो भी तमाम सारी टेक्नोलॉजी के बारे में या बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में अपने को अपडेट रखना और क्रॉस डिसेबिलिटी के आधार पर अपने को अपडेट रखकर हम अगर फील्ड में जाते हैं और हम अगर दिव्यांग भाई बहन के बीच में कार्य करते हैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए रिहैब प्रोफेशनल, विभिन्न प्रकार के रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑडियोलॉजिस्ट हो, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट हो और चाहे स्पेशल एजुकेटर हो, तो नॉर्म्स और जो कार्य के जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो भले अलग हो सकते हैं, परंतु हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सबका एक है और वो एम्स और ऑब्जेक्टिव एक जो है वो यही है कि हमें किस तरीके से दिव्यांग भाई बहन के लिए, उनके विकास के लिए, अब हम कल्याण की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते, हमें
उनके साथ सबका विकास लेके चलना है, वो भी हमारे समाज के एक अंग है। और हमारी सरकार की ये भावना है, हमारी केंद्र सरकार की भावना है, हमारी प्रदेश सरकारों की ये भावना है कि सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत हमें समाज की मुख्य धारा में अपने दिव्यांग भाई बहन को जोड़ना है और ले जाना है। अब मैं आपकी इस धारणा को कैसे आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, इसको आपको, जैसा आपको सभी हमारे यह प्रोफेशनल है, सभी लोग जानते हैं कि 12 दिसंबर 1995 को भारत में पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जैसी चीज एक्ट बनाई गई थी पार्लियामेंट से, और 7 फरवरी 1996 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इसको लागू करने के साथ साथ उस समय हमारे पास केवल 7 दिव्यांगताओं पे ही फोकस करके हम कार्य करते थे। 1995 में आपको याद होगा, जो हमारे संग पुराने साथी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि 95 के जो हमारा राइट टू पर्सन डिसेबिलिटीज एक्ट था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेके, समान अवसर समान अधिकार, हम जब समाज की मुख्य धारा में किसी को इंक्लूजन करते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको समान अवसर देंगे और समान अधिकार देंगे। जब तक हम अवसर नहीं देंगे, आपने जैसे आज मुझे अवसर दिया, इसीलिए मैं आपके बीच में दिखाई पड़ रहा हूँ, आपके बीच में हम अपने को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पर अगर हमें समान अवसर नहीं मिलेगा तो हमें समान अधिकार नहीं मिलेंगे। तो हमें समान अधिकार भी मिलने हैं, जैसे कि अधिकार सभी सामान्य जन को हैं, वही अधिकार हमें दिव्यांग जन को देना है। तो हमारी ये मूल भावना थी, मोटो था 95 में जो एक्ट बना था उसका ये था। और उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं मुख्यतः हम लोगों ने चिन्हित की थी, तो वही आइडेंटिफाइड थी, और उन्हीं पर हम सारा जो आधारभूत है, जो हमारा एक तरीके से आधार है, बेस है दिव्यांगता का, वो है 40% डिसेबिलिटीज का अगर आपके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा अगर आपको सर्टिफाई किया गया है और आप 40% आप दिव्यांग इसमें माने जाएंगे। और दिव्यांगता की श्रेणी में यदि आप हैं तो आपको सारे समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए। ये एक्ट की मूल भावना है। ये हम 7 प्रकार की बात करते थे, तब ये इतना था। और उस समय के जो सेंसस 2011 में सेंसस हुआ, 95 में लागू हुआ था एक्ट, उसके बाद जो सेंसस जनसंख्या देखने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए एक आधार देखा जाता है कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है दिव्यांग जन की और कितनी पॉपुलेशन है सामान्य जन की। तो जब दिव्यांग जन की पॉपुलेशन उस समय हम लोगों ने ये 2011 में लेटेस्ट में, उस समय क्या था कि 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज को गिनते हुए सारा सेंसस किया गया, और उसी के आधार पर आज भी आंकड़े मौजूद हैं। और दोबारा जो सेंसस हुआ है उस सेंसस का अभी आंकड़ा वो हमें फाइनल तौर पर नहीं मिला है, जबकि उसमें फाइनल तौर पर बहुत सारी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और इसके बाद जो यात्रा हमारी चालू हुई है वो 27 दिसंबर 2016 में नया जो एक्ट आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडी एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो पारित हुआ पार्लियामेंट से, वो पिछले एक्ट को रिपील करते हुए हमने बहुत सारे उसमें नए प्रोविजंस, नई धाराएं, नए सेक्शंस जोड़े। और दिव्यांग जन के लिए जो बहुत दिन से ये डिमांड आती थी, डिफरेंट एनजीओस के माध्यम से, डिफरेंट पब्लिक के माध्यम से, डिफरेंट जो संगठन है दिव्यांग जनों के, उनसे निरंतर जो उनके बहुत सारे ऐसे आवश्यकताओं को देखते हुए मांग थी, उनको समाहित करके भारत सरकार ने यूएनसीआरपीडी का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, जो आरपीडी एक्ट के बारे में है, उस पे भारत ने भी अपना सहमति दिया था। और भारत एक ऐसा देश है जो उसका एक सहमति का सदस्य है, और उसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म्स
बनाए गए। तो जो हम आज रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो रिफॉर्म्स के आज के टॉपिक पे हम चल रहे हैं, वो यही रिफॉर्म्स में हमें आपको इतिहास से आपको मिले हैं। तो ये रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए। हमें जो 95 के जो एक्ट में थे, उनके बहुत सारे प्रोविजंस में इजाफा किया गया, उनमें बहुत इंक्रीज किए गए, बहुत सारी सुविधाओं के लिए नए स्कीम्स को डाला गया, नए प्रोग्राम्स को उसमें जोड़ा गया। देखिए, जब भी कोई स्कीम या प्रोग्राम सरकार बनाती है, चाहे वो गुजरात प्रदेश सरकार बनाए या उत्तर प्रदेश सरकार बनाए या भारत सरकार बनाए, उसको एक आचार संहिता के अंतर्गत स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। और वो फॉलो करने के लिए हमारे सामने जो हमारा आधार है, जो हमारा एक दस्तावेज है, वो है एक्ट का, अधिनियम का। अधिनियम में विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस जो डाले जाते हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, उस चैप्टर्स को डाले जाते हैं। उसका मेन जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट आता है उस चैप्टर, वैसे तो वो थ्योरेटिकल चैप्टर लगता है। और थ्योरेटिकल चैप्टर, जैसा कि सभी आप सब जानते हैं कि थ्योरेटिकल चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लैरिटी नहीं होती और एक थोड़ा सा हमको समझने में बोरियत महसूस होती है। परंतु अगर उसी को हम जब रूल्स में बदलते हैं, एक्ट को धारण करने के बाद हमें उनको लागू करने के लिए अपने अपने स्टेट में रूल्स फ्रेम करने होते हैं। भारत सरकार के स्तर पर भी चीफ कमिश्नर भारत सरकार के स्तर पर इसको रूल्स को फ्रेम करने का काम मिनिस्ट्री करती है। और उस रूल के तहत, रूल बुक के तहत हम डिफरेंट टाइप के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को बनाकर पब्लिक के लिए लॉन्च करते हैं। और इस लॉन्चिंग में हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो 7 से बढ़कर 14 नई डिसेबिलिटीज जोड़ दी गई, तो यानी कि 14 और 7 21 नई डिसेबिलिटीज अब आज की डेट में विद्यमान है। और 21 नई डिसेबिलिटीज के अंतर्गत हमें अलग अलग सेग्रीगेशन अगर आप करेंगे तो उसमें कुछ फिजिकली हैंडीकैप के सेक्टर में जाएगा, कुछ स्पीच एंड हियरिंग के सेक्टर में जाएगा, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के सेक्टर में जाएगा, और कुछ स्पेसिफिक अलग अलग जो चीजें हैं, वो चाहे ब्लड डिसऑर्डर्स की हो और चाहे आपके न्यूरोलॉजिकल अवस्था की चीजें हो, इनको हमने सेग्रीगेट करके 21 डिसेबिलिटीज को जो आइडेंटिफाई किया है, उनके अनुसार अब हमें चीफ मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से इनका आइडेंटिफिकेशन और सर्टिफिकेशन का कार्य कराना है। तो ये सर्टिफिकेशन का कार्य बहुत जगह चालू हो गया, बहुत जगह बन भी रहा है और सारी चीजें हैं। उसमें कुछ ऐसी जो डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड है, उसमें डायग्नोस्टिक जांचों के उपरांत ही मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये दिव्यांगता की श्रेणी में व्यक्ति आता है अथवा नहीं आता। तो ये सब आधारभूत चीजें जो है, ये रिफॉर्म्स की है। जो आप रिफॉर्म्स ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेजर रिफॉर्म है, मेजर आधार बेस्ड है। वो हमारा, पहले तो हम किसी व्यक्ति को दिव्यांग तभी कह सकते हैं जब वो सर्टिफाइड है 40% एंड अबव की श्रेणी में। और किस श्रेणी का है वो विकलांगता, उसकी दिव्यांगता उसमें लिखी रहे। तो ये हमारा एक पहला रिफॉर्म यही है कि हमें अब 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज पे कार्य करना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती है ये भारत सरकार से लेके सारे एनजीओज के लिए, जो फील्ड में वास्तव में कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं। और सीधे तौर पर अब मैं कहना चाहता हूं कि एनजीओज का ही जज्बा है जो दिव्यांग को उनके घर तक हम सारी चीजों की जानकारी और सारी चीजों की सुविधाएं पहुंचाते हैं, उनके माध्यम से पहुंचाते हैं। सरकार भी अपना तमाम सारा माध्यम प्रयोग करती है, परंतु सरकार को भी कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करना होता है। तो हमारा जो मेन भूमिका है रिफॉर्म्स में, वो रिफॉर्म्स में मेन भूमिका है रिहैब प्रोफेशनल्स की,
चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे जो है वो डिपेंड करती हैं सब। तो वो अगर आप देखेंगे, इसी पे हम आगे बढ़ते हैं कि जो परिभाषाएं हैं, हर दिव्यांगता की परिभाषा दी गई है। पहली बात तो ये परिभाषा हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आरक्षण का जो मुद्दा था, रिजर्वेशन इन जॉब्स 3% था पिछले एक्ट में, और रिपील जब हुआ है नया एक्ट, हमारे पास 4% जॉब रिजर्वेशन की प्रोविजंस इस समय हमारे पास हैं। तो हमें कुल मिला के देखना है कि जो हमारे लिए जॉब्स आइडेंटिफाइड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ये कहा जाता है एक्ट के अंतर्गत कि आप अपने यहाँ चाहे वो कोई भी विभाग हो, मान लीजिए 300 विभाग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, गुजरात में भी बहुत सारे 70-80 विभाग कार्य कर रहे होंगे, तो सभी का ये दायित्व है। ये केवल विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग का दायित्व नहीं है, हर विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने उस विभाग के कार्य प्रणाली में उसके जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जनमानस के लिए बनाए गए हैं, चल रहे हैं, उनमें हमें उनकी सहभागिता, समान अवसर, समान अधिकार देना है। कैसे देना है? एक तो आरक्षण के तौर पर देना है, 4% उनके लिए अगर आरक्षित है तो आप उनके लिए उनकी नीड बेस्ड जॉब आइडेंटिफाई करिए, पोस्ट आइडेंटिफाई करिए। हमारे पास 70 विभाग हैं, तो 70 विभागों का ये ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ जो भी पोस्ट है सारे पदों में ये आइडेंटिफाई करें कि फिजिकली हैंडीकैप्ड किस काम कर पाएगा, ब्लाइंड किस पे काम कर पाएगा, हेयरिंग इम्पेयर्ड किस पे काम कर पाएगा, और सो ऑन, सारी विकलांगताओं को उनके सामने रखकर ये आइडेंटिफिकेशन करना, और उसके बाद उनपे हमें उनकी भर्ती जो कराएंगे वो हम 4% के रिजर्वेशन पे कराएंगे। इसी तरीके से अगर हम शिक्षा पे आते हैं, तो ये आरक्षण हो गया। उसके बाद अगर हम शिक्षा पे आते हैं तो 6 से 18 तक की आयु वर्ग के जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, वो जो बच्चे हैं, उनको हमें निःशुल्क शिक्षा देनी है, और सभी को समावेशी इंक्लूजन के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा देनी है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि जहां सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक छत के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वो हमें कार्य करना है। कैसे करना है, अभी मैं आगे आपको इसका और उदाहरण दूंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें क्या चीजें हैं। इसके बाद जो नए एक्ट में हमारी बातें हैं वो ये है कि एक राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर का राज्य निधि और राष्ट्रीय निधि फंड का क्रिएशन है। नेशनल फंड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड स्टेट फंड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो अब स्टेट फंड में जो राज्य सरकारें हैं वो उसमें एक निधि क्रिएट करती है 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए से। वो निधि के अंतर्गत जो आकस्मिकताएं आती हैं, अर्जेंसी आती है, और आपको मालूम है तमाम सारा नेचुरल डिजास्टर होता है, तमाम नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। अभी सबसे बड़ी कैलामिटी हम सबने आपने देखी है कोरोना काल की। कोविड में तमाम सारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन थे जिनको बहुत सारी चीजों की, चाहे वो बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो भूख से ग्रसित हो, चाहे उनको लॉकडाउन के पीरियड में दवाइयां नहीं मिल रही है, लॉकडाउन के पीरियड में उनको आवश्यकता अनुसार उपकरण और एड्स असिस्टिव डिवाइसेस नहीं मिल रही है, या उनके तक राशन नहीं पहुंच रहा है। तो हर आदमी तो शहर में नहीं रहता, रूरल भी है, अर्बन भी है, और बहुत स्लम्स में भी रहे लोग। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हमें किसी भी तरीके से आकस्मिकताओं के अंतर्गत अगर निधि होगी तभी हम उसको, क्योंकि बजट क्या होता है कि बजट तो विधानसभा से साल भर के लिए पारित होता है और उसमें एक निश्चित तौर पर हर चीजों का एक मद होता है, परंतु जो आकस्मिक निधि होती है, इन निधि में कोई ऐसा मद नहीं है। जहां सरकार चाहे वो दिल खोल करके उनकी हेल्प करने के लिए इस निधि का उपयोग कर सकती है। फिर अब हमारा जो अगला रिफॉर्म आया वो ये कि सुगम भारत अभियान। भारत सरकार ने ये समझा कि हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर उनको हम फ्री
आवागमन का साधन नहीं मिलता है तो वो अपने घरों से निकल के बाहर नहीं जा सकेंगे, और जब बाहर नहीं जाएंगे तो उनका एक्सपोजर नहीं होगा, चाहे उनको पढ़ने जाने के लिए हो, चाहे उनको स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हो, चाहे इलाज करवाने के लिए हो, अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाना हो, फिजियोथेरेपी लेने के लिए, घर से और घर से बाहर निकलने के लिए तो उनके लिए सुगम बाधा रहित वातावरण मिलना चाहिए। और सुगम बाधा रहित वातावरण तभी मिलेगा जब राज्य सरकारें और भारत सरकार मिल के तमाम सारे सरकारी जो जन उपयोगी भवन है प्रथम चरण में उनको बाधा रहित बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ तमाम सारे ऐसे प्राइवेट भवन भी हैं जहां बहुत संख्या में पब्लिक का आना जाना रहता है, सामान्य पब्लिक भी जाती है, दिव्यांग भाई बहन भी जाते हैं। उन भवनों को भी हमें बाधा रहित बनाना है। तमाम सारे स्कूल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल कॉलेजेस को, अस्पतालों को, एम्प्लॉयमेंट के दफ्तरों को, और ऐसे जन उपयोगी बहुत सारी चीजें जहां हमें आवश्यकता अनुसार बदलाव लाना है, तो बेखटके बदलाव लेने में, बदलाव करने में जो भी पैसा खर्च होगा, सुगम भारत अभियान के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया, और इसको बहुत सारे लोगों को जो है सिप्डा योजना के अंतर्गत दिया गया, ताकि आप अपने भवन में जो आवश्यक तोड़ फोड़ करके रैंप बनाना हो, लिफ्ट बनानी हो, बाधा रहित टॉयलेट बनाने हो, शौचालय बनाने हो, और इस तरीके के असिस्टिव डिवाइसेस देनी हो, तो ये सारी चीजों को आप करें। इसके बाद जो रिफॉर्म्स में अगर आप जाते हैं तो ये गार्जियनशिप की व्यवस्था, वो रिफॉर्म बहुत बड़ा अहम है। उनके लिए अहम है जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित, जो प्रभावित जो दिव्यांग भाई बहन हैं हमारे, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसमें तो पेरेंट के रहते हुए भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है। तो गार्जियनशिप में जैसा नेशनल टेस्ट एक्ट को अगर आप देखेंगे तो नेशनल टेस्ट एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसमें कई मल्टीपल डिसेबिलिटी के लोग प्रभावित होने के बाद उससे कवर किए जाते हैं नेशनल टेस्ट एक्ट के अंतर्गत। और गार्जियनशिप की जो व्यवस्था है वो लीगल गार्जियनशिप के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, और उसको जिसको भी दी जाएगी वो उस दिव्यांग का वहन करेगा, उसकी व्यवस्था को, उसके रहन सहन को, उसके लालन पालन पोषण को। जरूरी नहीं कि पेरेंट ही हो, पेरेंट के अलावा भी हो सकते हैं। पेरेंट के बाद ये बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है कि अब पेरेंट के बाद इसकी देखरेख कौन करेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज का काम है। इसमें बहुत सारे एनजीओ हमारे बड़े मनोयोग से, बड़े मन से काम करते हैं, और इस कार्य को करने के लिए दिव्यांगजन की सहायता और उनका प्रोटेक्शन सबसे बड़ा संरक्षण है। ऐसी लड़कियां हैं जिनका कोई देखरेख करने वाला, ऐसी तमाम सारी दिव्यांग बहनें हैं जिनको मिसयूज करने के लिए उनसे बचाना है और उनको प्रोटेक्ट देना है, ताकि वो समय समय पर इस तरीके से कार्य करें कि हम उनका प्रोटेक्शन भी करें, उनका लालन पालन पोषण करें, उनका स्वास्थ्य शिक्षा का भी काम करें। उसको भी से करा सकें। तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से जो करते जा रहे हैं वो हमें आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा वॉल्यूम, चूंकि पॉपुलेशन का बढ़ता जा रहा है, सेंसस के जो अभी रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट हैं। इतना ज्यादा जो है किस प्रकार की डिसेबिलिटी का जो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो दिव्यांगताएं हैं उनको आपने देखा होगा कि बेंचमार्क दिव्यांगताओं को विशेष तौर से आरपीडी एक्ट 2016 में इंगित किया गया है। इनको विशेष प्राथमिकता देने के लिए, स्पेशल प्रायोरिटी देने के लिए एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए प्रोविजन डाले गए हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे हम कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करें, उनको प्रायोरिटी पे एजुकेट करें,
प्रायोरिटी पे उनको एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराएं, उनको उपलब्धि हो। तो ये सारी चीजों को हमें देखना और लागू करना है पॉलिसी बना के, और पॉलिसी के बाद स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में ले जाते हैं। और इसी तरह प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का गठन करना, मतलब आपके स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हम यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में विशेष न्यायालय का गठन न्याय विभाग ने कर दिया है। जैसा कि हर विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कुछ ना कुछ काम करने की, तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है क्रिमिनल्स के जल्दी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, उसी प्रकार से विशेष न्यायालय का गठन किया गया है हर जिले में। और उसमें दिव्यांग जन के लिए, दिव्यांगताओं के जो तमाम सारी समस्याओं और उनके उत्पीड़न के केसेस हैं, या ये भी हो सकता है कि दिव्यांग के विरुद्ध कोई केस कहीं पेंडिंग हो किसी प्रकार से, क्योंकि कई बार क्या होता है लड़ाई झगड़े में दिव्यांगों के विरुद्ध भी जो है FIR होती है, और दिव्यांगों के प्रति भी जो है मुकदमे कायम हो जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकरण के हों। तो उनको जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में जल्दी निपटाने के लिए जिन न्यायालयों का गठन किया गया है, ये न्यायालय उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं कि यहाँ पर ये न्यायालय कार्य करने लगे हैं, और दिव्यांगों के केसेस को जल्दी से सुनवाई करके डिस्पोज किया जाता है। अगला जो चीज है वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों और प्राविधानों को लागू करने का है, कि जो हमने UNCRPD में भारत ने एक सदस्य के रूप में सहमति दी है कि हम सारे जितने भी प्रोविजंस हैं उनको हम लागू करेंगे और उनको फील्ड तक ले जाएंगे, और दिव्यांग जन के लिए जो भी स्कीम्स प्रोग्राम्स के लिए जो पैसा खर्च होगा, जो धनराशि खर्च होगी, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और इसको लागू कराएंगे। तो अब आपको जैसे मालूम है कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज की अगर बात करते हैं, तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज सभी हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स को इन चीजों की जानकारी है, और उन पर मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि उनका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। आज CRE में हमारे पास सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी अधिक ज्ञानवान हैं। मैं तो केवल आपके बीच में आके आपका अपडेशन अपने एंगल से कर रहा हूं, हालांकि आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके लिए मैं ये बात कर रहा था, इसमें हमें जो ऐड की बातें हैं वो ये है कि आपको मैं उस पर ले जाना चाहता हूं कि सेक्शन जो 39 है, 39 सेक्शन क्या कहता है? 39 सेक्शन ये कहता है कि गवर्नमेंट विद कंडक्ट ऑफ अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाना है। ये 39 सेक्शन का प्रोविजन है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें, प्रदेश सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको सबको अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का संचालन करना है जिलों में दिव्यांगजन के बीच। क्यों करना है? ताकि वो सारे सुविधाओं से, प्रोग्राम से अवेयर हो सके, जानकारी उनको मिल सके, सेंसिटाइज हो सके कि उनके लिए कौन कौन से विभाग कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से विभाग से वो क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो कैसे सुविधा ले, और जानकारी के अभाव में वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये सेक्शन 39 हमारा बहुत में जो गवर्नमेंट का मैंडेट है वो ट्रेनिंग ऑन डिसेबिलिटी, वो प्रत्येक स्तर पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो ANMs की ट्रेनिंग हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो। सारे राज्य सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए ट्रेनिंग करने का मैंडेट सेक्शन 47 में दिया हुआ है, कि हम पंचायत स्तर तक के जो हमारे मशीनरी काम कर रही है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MLAs हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, जजेस हों,
और या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पंचायत में ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हो, उनको सबको अगर हम ट्रेनिंग देके सेंसिटाइज नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस के अंतर्गत वो दिव्यांगजन के प्रति वो नजरिया नहीं रखते, वो एटीट्यूडल बैरियर क्रिएट हो जाते हैं उनको वो सुविधाओं को देने के लिए, उनको हमें दूर करना है, वो हम इनसे करते हैं। और जो अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्ड की बात है, तो इसमें जो रिफॉर्म्स की बात देखिए, मैं वहीं से जोड़ के आपको मैंने बताया था कि मैं आगे आऊंगा, तो आप उसको प्रैक्टिकली उदाहरण देंगे तो आप तत्काल उसको समझ पाएंगे। तो जो अवेयरनेस का जो चैप्टर 2 का जो अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो ये है कि सबसे पहले चेंजिंग इन द नेम ऑफ डिपार्टमेंट। भारत सरकार ने भी, आपने देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स के नाम से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया अंडर सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री। इसी तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग नाम था, उसको चेंज करके हमने कर दिया दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मतलब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट। तो ये जो रिफॉर्म है वो यहाँ से चालू हुआ, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो हम अब कल्याण की बात नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात करते, सबका साथ सबका विकास। तो हम जब सबका साथ ले रहे हैं, उनके विकास की भी बात करनी पड़ेगी। तो जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें करने होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस करने होते हैं। एक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए हम काम करें, डिफरेंट एंगल से बहुत सारे प्रोग्राम से जिस पे काम करना होता है, और उस काम करने की जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए उसको लागू करने की, उसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बना रखे हैं, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मेंबर होते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में लोग मेंबर होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे दिव्यांग के जो एसोसिएशंस हैं, और जो दिव्यांग अग्रणी दिव्यांगजन खुद अपने आप में बहुत सक्रिय हैं, उनको उसमें मेंबर नॉमिनेट किया जाता है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनता है। और इसी तरीके से भारत सरकार अपने स्तर पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाता है, और ये बोर्ड समय समय पर माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में बैठता है, और वहां पर तमाम सारे उनके रिफॉर्म्स और स्कीम्स प्रोग्राम्स के लिए जो सुझाव प्राप्त होते हैं, उन पे कार्य करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश भारत में सब पहला राज्य है जिसने 1995 में अलग विभाग के गठन किया था। विकलांग कल्याण विभाग का नाम ही अलग देके अलग विभाग बनाया था 95 में, और उस विभाग के अंतर्गत एक सेपरेट मिनिस्टर, सेपरेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट एक अलग से बनाया, जिसमें उनका प्रमुख सचिव लेवल का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी शासन में बैठेगा, और डायरेक्टरेट बनाया, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीकैप वेलफेयर, तो उसमें डायरेक्टर लेवल का एक IAS अधिकारी वहां पर बैठाएगा। मतलब 3 IAS ऑफिसर्स केवल इसी के लिए डेजिग्नेट किए गए, और एक मंत्री अलग से इस विभाग के लिए बनाया गया। और इसके अलावा कमिश्नर डिसेबिलिटीज का ऑफिस सेपरेट इंडिपेंडेंट अलग से बनाया गया, ताकि कमिश्नर डिसेबिलिटीज आयुक्त तो दिव्यांगों के समस्याओं को और उत्पीड़न को और उनकी विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनको सुनने के लिए जन सुनवाई के तहत, या क्वाजी जुडिशियल मतलब सेमी न्यायालय के रूप में कार्य करता है। किसी के विरुद्ध अगर हम कोई बात दायर करते हैं, दिव्यांग हमको एप्लीकेशन देता है, तो हम तुरंत नोटिस भेजते हैं उस डिपार्टमेंट को भी, और जिसने उसको परेशान किया है उसको भी, पुलिस को भी, DM को भी, सबको तलब करते हैं एज ए न्यायालय, और सबकी सुनवाई करके सबके बयान लेके उसमें एक जजमेंट टाइप में दिया जाता है। और इस जजमेंट के विरुद्ध अपील केवल हाई कोर्ट में हो सकती है और कहीं नहीं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया रिफॉर्म्स में बनाई गई ताकि हम उसको जनमानस तक पहुंचा सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब जो तमाम सारे जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज हैं, उनको जो हमारी रिकमेंडेशंस आती हैं
वो रिकमेंडेशन को 3 महीने के अंदर लागू करना होता है। जो हमने रिकमेंडेशंस बना के देता है वो रिकमेंडेशंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंगीकृत करता है, अडॉप्ट करता है और उसके अनुसार अपने विभाग में, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नगर विकास विभाग है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गुजरात में भी होगा, यूपी में भी है, सभी ये यूनिफॉर्म जब से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेट्स में भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब अर्बन डिपार्टमेंट से आप क्या समझते हैं कि वो कैसे रिफॉर्म को अप्लाई करेगा? तो वो अप्लाई ऐसे करता है कि जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेता है उसमें वो 100% या 50% छूट देता है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने स्कीम बनाई कि जो दिव्यांग 100% है उनको 100% हाउस टैक्स वाटर टैक्स में छूट मिलेगा और जो 50% से कम है उनको 50% छूट मिलेगा। तो ये हाउस टैक्स में, वाटर टैक्स में, सीवर टैक्स में छूट देने के लिए अर्बन डेवलपमेंट ने काम किया है। इसी तरीके से जो कर निबंधन विभाग है, अगर कोई दिव्यांग जमीन खरीदता है, भवन खरीदता है, उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है और रजिस्ट्री कराने पर आपको मालूम है स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो उनके लिए सरकार ने कहा कि भाई दिव्यांग है, दिव्यांग बड़ी मुश्किल में, एक तो उनके पास संसाधन ही नहीं होता, और अगर किसी तरीके से उसने जोड़ा है संसाधन और कोई मकान या भवन 1 कमरे का 4 कमरे का खरीद रहा है या भूमि खरीद रहा है अपना काम करने की, तो उसकी रजिस्ट्री कराना है तो 10 लाख तक का स्टैंप ड्यूटी से उसको मुक्त रखा गया। 10 लाख तक अगर ड्यूटी आ रही है तो उसको 1 पैसा नहीं देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्री हो जाएगी। और 10 लाख के ऊपर अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट आ रही है तो 10 के ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उतना उनको वहन करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो ये ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ये लागू किया। जैसे अपना परिवहन विभाग है तो रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने उनके आवागमन के लिए, चलने के लिए तमाम सारे बस कंसेशन दे रखे हैं और बस कंसेशन विद इन दी स्टेट भी है और आउट ऑफ स्टेट भी है। अगर यूपी रोडवेज की बस कोई दिल्ली जा रही है, जयपुर जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, तो उसको दिव्यांग को अपने गंतव्य स्थान तक जाने का पास मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट एक सहयोगी के साथ जा सकता है। तो ये डिफरेंट कंसेशंस एंड प्रोग्राम्स डिफरेंट स्टेट टू स्टेट होता है। अब जैसे सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत सोशल सामाजिक सुरक्षा का अर्थ अगर थ्योरेटिकल समझेंगे तो नहीं समझने में परेशानी होगी। प्रैक्टिकली हम देखें अगर, तो हम दिव्यांग पेंशन की जब बात करते हैं, ये दिव्यांग पेंशन और कुछ नहीं है, सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी है। किसी स्टेट में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, कहीं 500 रुपए दे रहे हैं, कहीं 2,000 भी दे रहे हैं। गोवा जैसा राज्य 2,500 या 3,000 रुपए दे रहा है, हरियाणा में भी ज्यादा दे रहा है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग। अब इसमें आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन है वो उसका कंपोनेंट इसमें जुड़ा रहता है और इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन का जो स्कीम है वो भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग से पेंशन का पैसा। अब देखिए, ग्राम विकास विभाग एक अलग विभाग है, वहां पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से पेंशन नहीं आती। वहां पर जो आपका स्टेट लेवल पे जो पेंशन बढ़ता है, आई डोंट नो गुजरात में क्या रेट है, परंतु गुजरात में मान लीजिए अगर 1,000 रुपया रेट है तो 1,000 में से उसका जो एक सर्टन रेशियो है, वो रेशियो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के दायित्व हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट इसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अब स्वास्थ्य विभाग से आपकी अपेक्षा क्या है? खाली इलाज कराना ही नहीं है, सबसे पहले क्या है? सर्टिफिकेशन। उनका सीएमओ का जो बोर्ड है स्वास्थ्य विभाग का, वो हमें पहले सर्टिफाई करेगा कि इतने % की दिव्यांगता आपकी है और ये इस दिव्यांगता से आप प्रभावित हैं। तो अब उस दिव्यांगता का अगर 40% का दिव्यांगता का सर्टिफिकेशन है तभी तो आपको कोई स्कीम एंड प्रोग्राम में फायदा मिलेगा। अगर आप 40 के नीचे हैं तो यू आर नॉट दिव्यांग, एंड व्हेन यू आर नॉट दिव्यांग यू कैन अवेयर नो बेनिफिट्स, नो कंसेशन। ये इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षा की गई।
कि आप अर्ली इंटरवेंशन का काम करेंगे, आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे, अर्ली सर्टिफिकेशन का काम करेंगे। अगर ये तीनों चीजें अर्ली हो गई तो दिव्यांग बच्चा बहुत अधिक दिव्यांगता से प्रभावित होने से बच जाता है। हम उसको कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। दिव्यांगता तो नहीं दूर कर सकते, दिव्यांगता तो खत्म नहीं होती, रिवर्सेबल नहीं होती, परंतु हम उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को आसान बना सकते हैं। आसान कैसे बना सकते हैं? कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया और अर्ली इंटरवेंशन कर दिया। अर्ली इंटरवेंशन कर दिया उसकी स्पीच थेरेपी से, अर्ली इंटरवेंशन उसकी फिजियोथेरेपी से, या स्पेशल एजुकेटर लगा के उसका हमने काउंसलिंग किया। तो बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, बहुत सारे असेसमेंट IQ वाले भी होते हैं। ये हम उसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का आकलन करते हुए उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP आप सभी लोग बनाते हैं अपने क्लासेस के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो क्या है? ये भी एक रिफॉर्म ही तो। आपने उसकी नीड को पहचाना, आपने नीड बेस्ड एजुकेशन बना दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम यही है कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हमको फ्री एजुकेशन देना, पर खाली एजुकेशन देने से काम नहीं चलेगा। आपको उसका टेलम भी वैसे बनाना पड़ेगा, आपको उसको करिकुलम के अनुसार बदलाव लाना पड़ेगा, आपको उसको वैसी किताबें देनी पड़ेगी। ब्लाइंड को आपको ब्रेल में किताब देनी पड़ेगी, हेलो, को हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंट एटीट्यूड्स बदल जाते हैं डिसेबिलिटी की नीड के अनुसार। हमें उसकी क्षमता क्या है उसको देखना, और क्षमता के अनुसार हमको उसको पढ़ाना लिखाना, एजुकेट भी करना है, और उसकी नीड के अनुसार हमें उसको एम्प्लॉयमेंट में भी इंटीग्रेट करना है, इंक्लूजन उनका वहां भी करना है। उनके लिए हमको अगर आवास देना है तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत या नगरीय विकास अभिकरण के अंतर्गत हमको उनके लिए 4% के अंतर्गत भवन का उनका आरक्षण करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो रूरल एरिया में जो दिव्यांग रह रहे हैं उनको हम इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भवन बना के देते हैं। ये भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स का तो हिस्सा है। तो हम खाली, अभी तक दिमाग में क्या रहता था कि विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन ही नहीं मिलती है। सैकड़ों स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलते हैं और सैकड़ों उनको लाभ मिलते हैं। अब उनकी अगर मैरिज हो रही है तो मैरिज के अंतर्गत हम उनको प्रोत्साहन स्वरूप 35,000 रुपया देते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर पति पत्नी दिव्यांग हैं और उन्होंने विवाह किया है तो उनको अप्लाई करने पर हम 35,000 रुपया एज ए प्रोत्साहन राशि देते हैं। मतलब प्रोत्साहन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपने समाज में रह के एक जीवन यापन करने के लिए अपना परिवार बसाया है, आपको परिवार के बसाने के लिए 35,000 रुपया प्रोत्साहन स्वरूप दिया जा रहा है। आप अपने लिए जो भी परिवार के लिए आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और पति और पत्नी अगर उसमें से एक जना कोई दिव्यांग है और एक सामान्य है तो उसको 20,000 रुपए अनुदान दिया जाता है प्रोत्साहन स्वरूप। तो ये भी क्या है? सामाजिक सुरक्षा। हम समाज का अगर उसको अंग अपना बना रहे हैं, मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं, उसका भी तो मन होता है कि मेरा विवाह हो, मेरे भी बच्चे हों, मेरे बच्चे पढ़ें। तो दिव्यांग के अगर बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो दिव्यांग, माँ बाप दिव्यांग जरूर है, पर अगर सामान्य उनके बच्चे हैं, सामान्य स्कूलों में जाएंगे, पर दिव्यांग माँ बाप के नाते उनको वो चाहे स्कॉलरशिप की सुविधा हो, चाहे उनको और कुछ चीजों की सुविधा हो, वो मिलेगी। इसी तरह जो दिव्यांग कहीं पढ़ लिख के नौकरी में है, रोजगार में है, उनकी आय इतनी है कि इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनको छूट प्रदान करता है। एयर में रोड ट्रांसपोर्ट की मैंने बात करी, रेल ट्रांसपोर्ट में भी आपको कंसेशन मिलता है चलने के लिए, और हर क्लास में आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। और इसके अलावा एयर में भी चलने का जो है वो प्रोविजन है कि हम कोई भी दिव्यांग अगर एयर में ट्रेवल करना चाहता है तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको ट्रेवल करने से रोका नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे कई केस गए हैं जिसमें वहां से आदेश हुआ कि आप किसी भी दिव्यांग को रोक नहीं सकते। उसकी मना स्थिति कुछ भी हो, मानसिक स्थिति कुछ भी हो, कई बच्चों को ऑटिस्टिक होने के नाते और ज्यादा हाइपर होने के नाते प्लेन में नहीं चढ़ने दिया गया, रोका गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत फटकार लगाई और ये आदेश दिए कि ऐसा किसी भी
पेरेंट को और उसके बच्चे को नहीं रोका जाएगा। और जहां तक कंसेशन की बात है, तो एयर में चलने पर भी कंसेशन दिव्यांग को मिलता है। अगर 100% ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्कूल उसमें प्रोविजंस है। तो ये हमें अपने को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम दिव्यांग को क्या बताएं। तो ये सारी चीजें अपडेशन की हमारे अपने नॉलेज के लिए, क्रॉस डिसेबिलिटी की जानकारी रखने के हमें अपने ज्ञान चक्षु थोड़ा खोलना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि हम हेयरिंग के एक्सपर्ट हैं तो हम डेफ और हेयरिंग वाले को ही हम बात करेंगे और हम ब्लाइंड से नहीं बात करेंगे। अरे भाई, डेफ ब्लाइंड अगर होगा तो आपको तो डेफ की और ब्लाइंड की दोनों की बात करनी पड़ेगी ना। तो हमें क्रॉस डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई सेरेब्रल पॉलिसी का कोई बच्चा आ गया तो हमको उसको भी काउंसलिंग करनी और उसको भी गाइडेंस देना। तो मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपने को सीमित नहीं कर सकता कि मैं तो खाली लर्निंग डिसेबिलिटी का काम करूंगा और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का काम करूंगा और मेंटल रिटार्डेशन वालों को देखूंगा और स्लो लर्नर की बात करूंगा। नहीं नहीं, आपको क्रॉस डिसेबिलिटी में सभी को करना था। अगर ब्लाइंड बच्चा भी आपके कांटेक्ट में आया या कोई ब्लाइंड दिव्यांग आपके कांटेक्ट में आया तो यू विल हैव टू गाइड हिम। आप अपने वर्थ को कैसे प्रूव करेंगे एज ए रिहैब प्रोफेशनल, वही आपकी असली आपका जो है समाज को टेस्ट है कि आपने इस लाइन को चुना और इस लाइन को चुनने के बाद आप एक एक्सपर्ट रिहैब प्रोफेशनल हो गए। वो आपका दायित्व है कि आप समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उसको सही दिशा, सही रास्ता दिखाएं और सही तरीके से उनका गाइडेंस करें। तो ये बहुत सारी चीजें क्या है कि इनको डे टू डे जब लागू करना होता है तो डीएम के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का भी हमको गठन करना होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज जो बनती हैं हमारे यहाँ, जिला स्तरीय समितियां, उसमें जिला स्तरीय समिति में डीएम के अंडर में चूंकि होता है तो सारे जिले स्तर के सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी रहते हैं, प्लस दिव्यांग जन भी उसमें मेंबर होते हैं और कुछ अच्छे जो एनजीओस काम कर रहे हैं जिले में उनका भी सहभागिता कराई जाती है ताकि हमें बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर किए हुए सुझाव मिले और फिल्टर किए हुए बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और उनको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आसानी पड़ती है। तो ये चीजें जो है, हम जैसा आपने देखा कि बहुत बड़ा बदलाव आया इन सब चीजों से कि आपने गूंगा बहरा कहना बंद कर दिया, आपने लंगड़ा लूला कहना बंद कर दिया, आपने जो आदर सूचक शब्द हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द का जब से उल्लेख किया तो पूरे समाज में दिव्यांग जनों के लिए एक अलग आदर भाव, सम्मान की स्थिति, ये भी एक रिफॉर्म को ये। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच वहां से देखिए आज चली कि उन्होंने इस बात को जाना और पहचाना कि हमें दिव्यांग के लिए एक आदर भाव, सम्मान और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए पहले हम उसको अपने संग बैठाने के लायक तो बनाए, हम उसको एक्सेप्ट तो करें। बहुत जगह मैंने देखा माँ बाप ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चे को, दिव्यांगता को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसको बंद रखते हैं, उसको मिलने नहीं देते, ना रिश्ते में नहीं ले जाते हैं, शादी ब्याह में नहीं ले जाते हैं और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो हमें इन सब चीजों के बाहर उनको लाना है, उनको संबल प्रदान करना। और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। सीवीआर का नाम आपने सुना होगा। सामुदायिक आधारित जो पुनर्वास है वो सबसे बड़ा हथियार है किसी भी दिव्यांग के कार्य करने के लिए। हम एक अच्छा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा जिसकी स्पीच की प्रॉब्लम भी थी और सारी चीजें थी, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में उसका भाई चपरासी और उसकी माँ आया होते हुए भी वो हमारे यहाँ पढ़ता था। और उसके पढ़ने के बाद जब वो थोड़ा ग्रोन अप हो गया, 18-20 साल का हो गया, तो उसने स्कूल आना बंद कर दिया। उसको लगने लगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ने। तो हमने कहा भाई अच्छी बात है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो तुम्हें जिसमें मजा आए वो बताओ, वो काम करो। कहना नहीं, हम कुछ काम करना चाहते। तो चूंकि गरीब परिवार था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसने बकरी पालन का काम किया। 5 बकरी जो
गोट है, गोट बकरी का पालना चालू किया और उसने मुर्गी पालन चालू किया। 3-4 मुर्गी उसने खरीदा, तो उस मुर्गी को वो झोले में रखता था और बकरी के संग जब चराता था तो उनको छोड़ देता था झोले से बाहर, और दिन भर वो ये काम करने लगा। और धीरे 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 आज उसका जो है महीने में 5-6 हजार रुपए का वो उसका इनकम केवल बकरी पालन से और मुर्गी पालन से कर लेता है। अंडा भी बेच लेता है और कभी कभी मुर्गी को भी बेच लेता है, मुर्गा भी बेच लेता है। तो ये एक अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो जैसा कि हम मछली खिलाने में विश्वास नहीं करना चाहिए, मछली पकड़ने में और पकड़वाने में विश्वास करना चाहिए। अगर हम मछली पकड़ना सिखा देंगे आदमी को तो वो आजीवन मछली खाएगा। हमने अगर उसको 2 दिन मछली खिला दिया तो और ये सोचा कि आज तो मैंने इसको मछली खिला के बड़ा एहसान कर दिया, तो इससे कोई एहसान नहीं। आप उसको अगर वास्तव में रिहेबिलिटेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो जिंदगी भर मछली पकड़ेगा, बेचेगा भी और खाएगा। तो हमें ऐसे कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के कार्य करने चाहिए, क्रॉस डिसेबिलिटी का कार्य करने चाहिए। मैं जब रजिस्ट्रार था डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में, वो आपके पूरे भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी पुनर्वास की रिहेबिलिटेशन, जहां पर एक छत के नीचे डिफरेंट डिसेबिलिटीज के और सामान्य बच्चे इकट्ठे पढ़ते। हमें उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करनी थी कि एक छत के नीचे ब्लाइंड भी बैठा हुआ है, हेयरिंग इम्पेयर्ड भी बैठा हुआ है, सर्वेल पॉलिसी वाला भी बैठा हुआ है और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी बैठा हुआ है, और सामान्य बच्चे भी 50% बैठे। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में 50% जो है वो सीट्स आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और 50% सामान्य बच्चे पढ़ेंगे। तो ये इंक्लूजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में। उसके अंतर्गत हमने क्या किया भाई, अगर जो भी प्रोफेसर आता है पॉलिटिकल साइंस का क्लास ले रहा है तो वो पॉलिटिकल साइंस का क्लास अपना सामान्य जो क्लास होता है उसी के रूप में लेता है, परंतु हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए हमने एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हम संग में खड़ा करते हैं प्रोफेसर के बगल में, पूरा लेक्चर को ट्रांसफॉर्म करता है पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, लॉ का, एमबीए का, डिफरेंट स्ट्रीम्स जो चलती हैं। इसके अलावा जो ब्लाइंड बैठा हुआ है उसके लिए हमने ब्रेल में बुक्स दे रखी हैं, ब्रेलर दे रखा है और उसको रिकॉर्डर भी दे रखा है कि वो अपना रिकॉर्ड कर ले सारा लेक्चर और हॉस्टल में जाके आराम से उसको सुने और उसको ट्रांसफॉर्म कर ले अपने लैंग्वेज में। तो हमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की भाषा भी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें तो अधिकांश लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती और तमाम सारे दिव्यांग जो हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के, उनकी भी अपनी एक साइन लैंग्वेज डेवलप होती है। जो इंडियन साइन लैंग्वेज है शायद वो जनमानस तक 100% नहीं समझ में आती, परंतु अगर 4 बच्चे दिव्यांग हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के, वो अपनी स्वयं की एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं साइंस, वो आपस में समझ सकते हैं। हो सकता है 5वां अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड आए वो शायद ना समझ। तो ये एक कम्युनिकेशन का भाव जो है वो हमें करना है। अब रेलवे स्टेशन पर अगर वोकल नहीं है, अनाउंसमेंट वोकल नहीं है, तो ब्लाइंड कैसे जानेगा कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और अगर विजुअल नहीं है तो हियरिंग इम्पेयर्ड कैसे जानेगा कि हमारी ट्रेन किस, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, अनाउंसमेंट आप करते रहिए, वो खड़ा रहेगा बेचारा। तो अगर विजुअल चल रहा है मालूम पड़ेगा कि हमारा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही। तो ये जो बाधा रहित वातावरण की बात करते हैं वो केवल रैम और लिफ्ट तक सीमित नहीं, डिसेबल्ड टॉयलेट तक सीमित नहीं, ये हर जगह कम्युनिकेशन की जहां बाधा आ रही वहां पर सुगम भारत अभियान के अंतर्गत हमें इसको बनाया जा रहा है और बनाना पड़ेगा। इवन हमने जो स्कूलों में जो हमारे यहाँ ब्लाइंड बॉयज और ब्लाइंड गर्ल्स इंटर कॉलेजेस हैं, उनके क्लासेस के बाहर भी हमने डिवाइस ऑडियो विजुअल के लगा,
कि ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये उनकी कक्षा आ गई। वो कक्षा के सामने पहुंचेंगे, बटन दबाएंगे, ऑडियो बोलेगा कि क्लास कक्षा 4 के आगे आप खड़े हैं, आप कक्षा 4 में जा सकते। अगर नहीं जाना है उसको तो आगे बढ़ जाएगा। टैक्टाइल टाइल लगी हुई है नीचे क्लासेस के बाहर, ताकि उसी टाइल पर वो चढ़ेगा। टैक्टाइल टाइल के मतलब उभार लिए हुए जो टाइल्स होती है, तो उसको मालूम रहता है कि मैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा हूँ। ये हमने बहुत सारे बस स्टेशनों पर भी कराया है और रेलवे स्टेशनों पर भी ट्रांसफॉर्मेशन कराए। एज ए डिप्टी कमिश्नर डिसेबिलिटीज के रूप में बहुत सारी चीजों को, अब जैसे जो हमारा फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत क्या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स दी जाती है, राशन वितरण की दुकानें जो होती है, उसमें भी 4% रिजर्वेशन, परंतु जानकारी का अभाव है तो वो किसी दिव्यांग को अलॉट ही नहीं करते। तो हमारे पास जब भी 2-3 ऐसे केस आते थे कि साहब हमको हमारा कोटे का दुकान या राशन की दुकान हमको अलॉट नहीं की जा रही है, हमको दिलाई जाए, तो तुरंत उनको सम्मन जारी करके कॉल किया जाता है, उसकी सुनवाई की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपके पास दुकानें कितनी हैं और 4% में कितनी दुकान बनती है और कितने एप्लीकेंट है दिव्यांग, उनको आप बराबर के तौर पर दीजिए, हर दिव्यांगता को तौर पर दीजिए। अगर एक दुकान आपने ब्लाइंड को दी है तो एक हेयरिंग इम्पेयर्ड को दीजिए, एक फिजिकली हैंडिकैप्ड को दीजिए और एक अन्य क्रॉस डिसेबिलिटी कोई भी हो उसको दीजिए। तो इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशंस को करने के लिए कहाँ से हम चले थे, आरपीडी एक्ट 2016। तो ये सारे प्रोविजंस को अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको प्रोविजंस को समझने में, चैप्टर को समझने में ज्यादा आसान होगा। और उसी में नेशनल ट्रस्ट एक्ट को भी 1999 को भी अगर आपको देखेंगे तो ऑटिज्म, सीपी, एमआर और एनडी, ये चारों चीजों को देखना पड़ेगा और बात करनी। और अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं नहीं छोड़ सकता। मैं जेडसीसी मेंबर भी हूँ आरसीआई में, और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मुंबई का मैं जनरल काउंसिल मेंबर हूँ। तो ये सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए वहां पर भी तमाम सारे एडवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जनरल काउंसिल बनी हुई, और वहीं से ये सब चीजें परकोलेट होकर फील्ड लेवल तक जाती है। तो हमें आरसीआई एक्ट 1992 को भी देखना पड़ेगा कि आरसीआई एक्ट 1992 में क्या प्रोविजंस। तो एज ए रिहैब प्रोफेशनल आपको ये सारे एक्ट पढ़ने चाहिए, सारे एक्ट के प्रोविजंस को थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझना चाहिए कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट देम, या इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैसे राज्य सरकार को या एनजीओ को सुझाव दे सकते कि इस प्रोविजन को आप इसको इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे स्कीम बनाइए और ऐसे लागू करिए। अब जैसे हमारा, मैं अपना उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे गोरखपुर में जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा हर साल गर्मियों में 3 महीने जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक प्रकोप आ जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप ऐसा आ जाता है कि मच्छर जनित जो रोग होते हैं वो दिमागी बुखार कहलाता है, और उससे बच्चा पैरालाइज हो जाता है, मानसिक मंदत हो जाता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है। डिफरेंट टाइप के उसमें सिम्टम्स आते हैं और डिफरेंट टाइप की उनकी रिहेबिलिटेशन की नीड होती है, चाहे वो अर्ली इंटरवेंशन की हो, एंटीप्लिकेशन हो, या फिजियोथेरेपी चाहिए, स्पीच थेरेपी चाहिए, बहुत सारी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मनोविकास केंद्र की स्थापना गोरखपुर में हमने मेडिकल कॉलेज के साथ इसलिए करी कि जो मेडिकल क्लिनिकल है वो मेडिकल विकास ट्रेनिंग या इस टाइप की और तमाम गतिविधियां जो होता है, सब सारी चीजें मनोविकास। तो ये अगर आपको कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना। इसी तरीके से हमने 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था दिव्यांग बच्चों को, तो हमने बचपन डे केयर सेंटर्स की स्थापना करी। उस स्थापना को विभाग सरकार ने
3 वर्ष के 6 वर्ष के आयु के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे एक अम्ब्रेला के नीचे ब्लाइंड, हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 3 डिसेबिलिटी के बच्चे एक अम्ब्रेला के नीचे पढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था की गई। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा गया। पहले 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब आरपीडी एक्ट नहीं आया, उसके पहले 95 वाले एक्ट के अंतर्गत हमने इसको लागू किया। क्यों? सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 18 का मैंडेट, तो 6 के नीचे के जो बच्चे हैं वो तो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं स्कूल। उनके माँ बाप की भी इच्छा है कि हमारा जो है बच्चा स्कूल जाए, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसको भी यूनिफॉर्म, टाई और वो लगा के जाने का मौका मिले। तो समान अवसर हमने कहाँ दिया उसको? तो हमने कॉन्वेंट एजुकेटेड टाइप के सरकारी स्कूल जो है बचपन डे केयर सेंटर से स्थापित कराए, और उसमें ऐसे बच्चों को जो गरीब परिवारों के, स्लम परिवारों के, उनको अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छी कॉपी किताब, उनको अच्छे बैग और अच्छे वातावरण में पढ़ाने का काम किया। तो 3 साल की एज पर हमने उनसे रजिस्ट्रेशन कराया और उनको स्कूल आने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग फ्री। आप बच्चे को भेजिए, बच्चे को हम केयर करेंगे और उसको वापस 3 बजे आपके घर वापस करेंगे। तो ये एजुकेशन की अगर मूलभूत निचले लेवल से आप रॉ मटेरियल नहीं तैयार करेंगे तो आगे आने वाले, हमने तो यूपी में हर लेवल, हर स्टेज के एजुकेशन को बनाया है। 3 साल की एज से पीजी तक, यानी कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो हमारा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग चलाता है, इंटर कॉलेजेस भी चलाता है, स्पेशल विद्यालय मूक बधिर के लिए भी और ब्लाइंड के लिए भी, मानसिक मंदित के लिए भी। और इसी तरह से नीचे 6 से 12 कक्षा तक के लिए इंटीग्रेटेड विद्यालय बनाए गए हैं, इंटरमीडिएट तक के, 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक। इंटीग्रेटेड की मीन्स समेकित राजकीय विद्यालय, जिसमें 50% दिव्यांग बच्चे और 50% नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे एक छत के नीचे। उनके लिए रेजिडेंशियल व्यवस्था रहेगी, डे केयर सेंटर भी रहेगा, तो ताकि एक ही जगह बच्चे आए और एक ही जगह पढ़ें और अपना जीवन यापन करें। उनको रहना, खाना, पीना सारा जो है राज्य सरकार वहन करेगी। ये अगर हम राज्य सरकार को बताएंगे नहीं कि हमको ऐसी नीड है उनके लिए, हमारी ऐसी स्कीम है, तो स्कीम तो हम ही को बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी। आप ही जैसे रिहाब प्रोफेशनल से हम बहुत सारे सुझाव प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उसको हम स्कीम के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो रिफॉर्म्स के रूप में उनको गवर्नमेंट से पास कराने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड तक। तो इंदिरा आवास योजना में बहुत सारे लोगों को हमने आवास दिलाए इसी में, क्योंकि भाई स्कीम है, प्रोविजन है, पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जानकारी नहीं है कि भाई हमको दिव्यांग को भी घर देना है। सबको घर बांट दिया, तो दिव्यांग का घर कहाँ गया? 3% 4% के अंतर्गत। और सर हमको तो पता ही नहीं था। तो ये हमें जगाने का काम रिहाब प्रोफेशनल का है, हमें इंगित करने का काम हमारा है, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। हम अगर इतना कर देंगे तो बहुत सारी चीजें नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली हो जाएंगी, बहुत सारी फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन वाली हो जाएंगी, इंक्लूजन वाली हो जाएंगी। हम इंक्लूजन इंक्लूजन तो चिल्लाते हैं, परंतु क्या हम अपने घर में ही इंक्लूजन करते हैं? नहीं करते। 3 बच्चे सामान्य हैं, माँ बाप का पूरा दारोमदार और पूरा जो फोकस है, पूरा उनके ऊपर टेंशन है, सारा उन पर रहता है। दिव्यांग बच्चे ऊपर उतना नहीं रहता, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं है, वो उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। परंतु अगर हमने उस उपयोगी बनाने में सहायक हो गए तो तत्काल उसका मान मर्दन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? हमने उसको दुकान अलॉट करा दी फेयर प्राइस शॉप की, राशन वाली। अब उसको राशन की जब शॉप मिल गई तो उसका संचालन करने के लिए उसके पिताजी भी बैठ गए, भाई साहब भी बैठ गए। उसके नाम पे दुकान मिल रही है, उसके नाम पे राशन आ रहा है, राशन वितरण हो रहा है, और महीने में 10,000 रुपए का इनकम घर में आने लगा। उसी दिव्यांग का मान मर्दन घर में बढ़ गया। अब उसको समय से खाना भी मिलने लगा, समय से कपड़े भी सिलने लगे और
शादी की भी बात होने लगी कि भाई इसकी शादी अभी। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में एक्टिविटीज और डेली लिविंग के बदलने से हो जाता है। तो हमारी उपयोगिता, हमारी वर्थ, अब हमको बहुत सारी कंपनीज से हमारा बातचीत चलती रहती है। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान लीवर कंपनी है जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, और यहाँ पर बहुत सारी उसकी सर्फ एक्सेल और बहुत सारे प्रोडक्ट बने। उनको 100 दिव्यांग भर्ती करने के लिए बात आई। हमने कहा हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100 दिव्यांग, फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको चाहिए फैक्ट्री में लगाने के लिए, सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री। तो अब जिस दिन ये दिव्यांग उसमें काम करने लगेगा और उसको 15,000 रुपये महीने का पगार मिलने लगेगा, सैलरी मिलने लगेगा, उसके घर में उसकी पूरी एक अलग इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी। तो बहुत सारे बात करते समय भी बहुत सारे फोन अभी भी दिव्यांगों के आ रहे हैं, पर आपके साथ खत्म करने के बाद मैं उनको 23 तारीख को मैंने इंटरव्यू रखवाया है लखनऊ में, और 23 तारीख को इस इंटरव्यू में बहुत सारे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग आएंगे और लगभग 100 दिव्यांग का सिलेक्शन हिंदुस्तान लीवर कंपनी करके हमारे कैंपस सिलेक्शन करा। 75 डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स आपके आइडियाज से आते हैं। क्योंकि केएल शाह डेफ इंस्टीट्यूट है, तो मैं एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूँ कि बनारस में कोका कोला फैक्ट्री है, और मैं बनारस उन दिनों कुछ काम से आता जाता था। तो मेरे उनके अधिकारियों से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा साहब, हमने कहा कि आप 3% के अंतर्गत आप लोग भी कोका कोला फैक्ट्री में कुछ डिसेबल्ड लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दीजिए। तो हम कैसे दे सकते हैं, हमको बताइए साहब, हम एंगेज कर लेंगे। तो हमने कहा कि आप ऐसा करो कि आप अपने जो बॉटलिंग प्लांट है, उस बॉटलिंग प्लांट में केवल 12 हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो इंटर पास नहीं है, हाई स्कूल पास नहीं है, पर वो काम कर सकते हैं। तो आप उनको बॉटलिंग प्लांट में, जो आपकी दिन रात 24 घंटे प्लांट चलता रहता है, बोतलें आपकी बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स कोका कोला की घुमा करती हैं, और उनकी देखरेख करने के लिए जो स्टाफ खड़ा होता है वो मोनोटोनस हो जाता है, उसकी निगाह हट जाती है। गंदी बोतल पे से उसमें फंगस लगा है, बोतल का मुंह टूटा हुआ है, और बोतल आगे बढ़ती जा रही है। क्यों इतनी शोर होती है, खड़ 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 कर 24 आवर्स मशीन जब खड़ 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 कर बोतलें होती हैं, उब जाता है। पर जब हमने उनको इंटरप्शन करके 12 हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे दिए, और वो उनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो वो इतने साइलेंटली खड़े होके, पिन ड्रॉप साइलेंस उनके लिए होता है, और वो सारा इतना सुपरविजन इतना बढ़िया किया कि जो सामान्य लोग 3 बोतल निकालते थे, वो उसमें से 30 बोतल निकाल के बाहर करते थे। इसका मुंह टूटा है, इसमें फंगस है, इसमें गंदगी है। ये तब उनकी आंखें खुली कोका कोला मैनेजमेंट की। ओ हो, बताइए, ये तो 3 बोतल निकालते हैं गंदी, और ये 30 बोतल निकाल रहे हैं गंदी, तो हमारा कंट्रोल कितना बड़ा। उनका क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जग गया। अक्रॉस दी यूपी जितने भी बॉटलिंग प्लांट थे, सबको आदेश किया कि आप लोग कम से कम शुरुआत में 10-10 बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड रखिए। और इस तरीके से यात्रा चालू हो गई। 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 100 हुए, और उनकी एक नीड बन गई कि हमको हियरिंग इम्पेयर्ड ही चाहिए बॉटलिंग की को सुपरवाइज कर। तो हमें आपको एज ए रिहैब प्रोफेशनल बहुत सारे जो यूजेस हैं, जो बहुत सारी जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो आपके पास आइडियाज हैं, और उन आइडियाज को अगर आप शेयर करेंगे तो बेहतर तरीके से आप पुनर्वास का काम करा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आज आपके संग मैंने जो जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे जानकारी है विभिन्न चीजों से कार्य करते हुए, और मुझे खुशी हुई कि मैं लखनऊ से बैठ के गुजरात तक के लोगों से जुड़ रहा हूँ। गुजराती नहीं, केवल
पूरे भारत के लोग इसमें सीआरई में जुड़े हुए हैं और अलग अलग स्टेट के लोगों के संग हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। बहुत सारी चीजों पे आज आपसे डिस्कशन हुआ है इसमें। मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी आगे ऐसी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो संतोष जी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेरी सारी जानकारी है। आप कभी भी अगर चाहेंगे बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें ये आप थोड़ा सा गौर करिए कि जॉब्स के लिए 3 से 4% रिजर्वेशन बढ़ गया है। एडमिशंस में जो एजुकेशनल एडमिशंस हैं अब 5% हो गया है। एनएचएफडीसी के लोन्स में भी बहुत सारा जो है प्रोविजंस हैं, तो आपको एनएचएफडीसी को भी सामने रखना चाहिए कहीं ना कहीं उनकी स्कीम्स का लाभ दिलाने के लिए। और जो 5% रिजर्वेशन है इन अलॉटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउसिंग स्कीम्स, इसमें भी बहुत सारे दिव्यांग को आप हाउसिंग स्कीम्स के लिए 5% रिजर्वेशन के अंतर्गत जमीन और भवन दिला सकते हैं। जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो समय समय पर अपनी स्कीम्स निकालते हैं, उसमें एक लाइन लिखी रहती है नीचे, परंतु कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता। पर अगर हम आप थोड़ा सा इसका अवेयरनेस फैलाएंगे, सेंसिटाइज करेंगे, इसी तरीके से 5% रिजर्वेशन पॉवर्टी एलिवेशन डिपार्टमेंटल स्कीम्स है। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स बहुत सारी हैं, जिसमें राशन वितरण भी है, जिसमें इंदिरा आवास भी है, अर्बन डेवलपमेंट के जो नगर विकास में जो मकान बनते हैं उनको देना है। तो पॉवर्टी एलिवेशन में भी बहुत सारे ऐसे, मनरेगा में बहुत सारा देखिए डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रोविजन है, तो मनरेगा में उन लोगों को काम नहीं मिलता है। अगर गाँव घर पे रह के मनरेगा में काम मिल जाता है तो उनको कम से कम रोजगार 20 रोजगार कम हो। ये प्रधान का काम है और प्रधान को जताने का और जिंदा करने का काम हमारा है। प्रधान जी इसको भी काम मनरेगा में दीजिए, लगाइए। तो हाउसिंग में, शेल्टर में भरमार है। आपके अब अच्छा होगा तो ठीक है। दिव्यांग से भी मैं कहता हूँ कि भैया आपकी दिव्यांगी एलिजिबिलिटी अगर हमको स्टारबक्स में या पिज्जा हट में, मैकडोनल्ड में आपको मैं नौकरी देता हूँ, तो उसकी भी अपेक्षा है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। आपके अंतर्गत भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा आप अपने को और बेहतर बनाइए। इंग्लिश स्पीकिंग का काम थोड़ा सा सीखिए ना, कुछ भी नहीं है। हमने रिटेल सारे जो रिटेल इंडस्ट्री की मार्केटिंग में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेड्स के अंतर्गत बच्चे सीखे, परंतु उनको काम सीख तो लिया नहीं ला पाए और कंपनियों ने देखा बाला, उसके बाद बहुत कम संख्या में। हमने कहा भाई आपने इतने कम संख्या में लोगों को क्यों रोजगार के लिए चुना? कहने सर हमको जो वर्कफोर्स चाहिए वो कम से कम प्रेजेंटेबल तो हो, जो हमारे पास कस्टमर ग्राहक आ रहा है उसको केटर करने के लिए कम से कम जो भी हम दिव्यांग लगा रहे हैं वो इस तरीके से पेश आए कि कस्टमर हमारा जो है भड़के नहीं, भागे नहीं। ये सब चीजें भी हमें रिफॉर्म्स में लानी है। और दिव्यांग जन की भी ये ड्यूटी है कि अगर वो काम चाहता है तो काम के लायक अपने को वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई हमने एमसीए, बीसीए, अब मैं बता तो रहा हूँ कि ये अभी जो इंटरव्यू होना, इसके लिए हमारे पास एमएससी, एनसीए और एमबीए किए हुए दिव्यांग बराबर फिट कर रहे हैं कि साहब हमारा इंटरव्यू करा दीजिए। हमने कहा देखो मांगा उसमें हाई स्कूल पास है, आईटीआई पास है, आप ऊपर पास हैं, आप जरूर आइए। अब आपको देख के आप अगर वर्थफुल लगते हैं तो जरूर वो आपको लेगा। हालांकि उनको आईटीआई पास और केवल हाई स्कूल पास चाहिए, पर बेरोजगारी इतनी है कि सब कुछ पास करने के बाद भी घर में बैठा हुआ है।
तो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी उसकी वो जो है उसको जरा सा अगर उनको आइडिया देंगे या आइडिया फॉर्म करेंगे, कहीं ना कहीं उनका जरूर लाभ होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं ये समझता हूँ कि आपने सेक्शन 24 में स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी की बात जानी, सेक्शन 27 में फाइनेंशियल एड टू एनजीओज एंड अवेयरनेस की बात जानी, और सेक्शन 35 में इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज जो दिया जाता है, जो दिव्यांग एम्प्लॉयज रखते हैं फैक्ट्रीज वाले, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड कटता है उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, तो ये इंसेंटिव के तौर पर। और सेक्शन 55 में जो है वो फाइनेंशियल इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को सिप्डा के अंतर्गत हेल्प किया जाता है, चाहे वो बाधा रहित वातावरण के लिए क्रिएशन करे या और कोई काम चालू करना हो उसके लिए। तो ये सारी बातें आपको मैं रिफॉर्म्स, इतना बड़ा सब्जेक्ट संतोष जी ने आज उपयोगी, बहुत ही उपयोगी टॉपिक रखा, और मैं समझता हूँ कि मेरी बातें कहीं आपके 1% 2% काम में आएंगी, तो जरूर किसी दिव्यांग का भला आप कर सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपसे सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई आपकी बात हो, तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और मुझे अच्छा लगेगा इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ से पार्टिसिपेंट से डिस्कशन का ले लेते हैं। अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है और कोई चीज अगर वो पूछना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अब वो ओपन हो रहा है, कहिए। हरप्रीत जी के यहाँ से कुछ हाथ उठा हुआ, हैंड रेज हुआ है, शंकर भाई के यहाँ से हुआ है, नीमावत के यहाँ से हुआ है, रश्मिका चौहान के यहाँ से हुआ है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी को अनम्यूट करके बोलिए। जी, आवाज पहुंची रही है? मोहम्मद जी ने भी उठाया है, मोहम्मद शहनाज, बोलिए। जी जी सर, मैं अखिलेंद्र जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी पूछिए। सर एक्चुअली जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, तो अभी भी हमारे जो कम्युनिटी का बिहेवियर है डिसेबल के लिए, वो अभी भी कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे सीपी बच्चे होते हैं तो बहुत सारे, तो वहाँ उन्हें अभी खाली एक मांस का टुकड़ा ही का समझा जाता है। सर हम क्या ऐसा करें कि उनका वो बिहेवियर चेंज करें टुवर्ड्स डिसेबल? मैंने यही बताया है कि एटीट्यूडनल बैरियर जो है वो सबसे बड़ा बैरियर है। आप बाधा रहित फिजिकल बैरियर्स तो दूर कर सकते हो, आप उनके लिए बेहतर बना सकते हो, परंतु एटीट्यूडनल बैरियर बनाने में हमारा आपका बहुत बड़ा योगदान और बहुत मेहनत की बात है। और उसमें जैसे सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे की आपने बात करी, तो हमें पहले तो सेरेब्रल पॉलिसी के जैसे बच्चे लोग हैं, उनके हैंड और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाता, और उनके चाल में या उनके उठने बैठने में बहुत सारी परेशानियां आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है उनके घर से चालू किया जाए। उनके घर में जो भी कार्य होता हो, कोई भी कार्य उनके घर में अगर होता हो, जो पैतृक कार्य, जैसे बहुत सारे लोग उनके घरों में होता है, कोई दर्जीगिरी का काम कर रहा है, कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है, कोई बकरी पालन का काम कर रहा है, भेड़ पालन का काम कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, फार्मर है, तो हमें पहले तो कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन जो बेस है वो उसके घर से ही चालू करना चाहिए।
उसके घर वालों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई आप अपने घर के कार्यों में पहले आप इसको लगाइए। अगर आप अपने घर के कार्यों में इसको अगर आप लगाएंगे तभी इसका बिहेवियर चेंज होगा काम करने का। मैंने बताया ना आपसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरवेंशन किया, चाहे वो होटल्स हो, चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, तो उसमें सब में सबकी जो एम्प्लॉयर की डिमांड आती है वो यही आती है कि सर हमको थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करके अगर हमको बच्चा मिलता है तो हमें काम करने में और काम लेने में आसानी होती है। तो हमें पहले अपने घर में ही उनके पेरेंट्स को उस बच्चे को एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में घर में पहले लगाना चाहिए कि तुम कैसे सामान उठा के लाओगे, कैसे सामान हमको दोगे, कैसे सामान रखोगे, कैसे आप अपना खुद का वातावरण ठीक करेंगे। तो एकदम तो देखिए कोई बाहरी आदमी वो भी पैसा दे तो आप समझ सकते हो ना, आप भी उसकी जगह होंगे तो आप भी कहेंगे भैया हम पैसा भी दे रहे हैं और हम काम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें ऐसा आदमी दो जो हम काम भी ले लें। और तो ये जो मांस का टुकड़ा आपने शब्द का प्रयोग किया वो मुझे नहीं अच्छा लगा कि हम रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है, हम ऐसा ना करें जो दूसरों के लिए, जो दूसरों को कॉपी करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। तो चार लोग सुनेंगे तो चार लोग। एक्चुअली एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत ही वेल एजुकेटेड कुछ लोगों ने कहा उनके प्रति, लड़कों के बच्चों के प्रति, ये मैंने बताया आपको। उन्हीं का नाम, उन्हीं को तो मुझे चेंज करना है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं के लोगों के मेंटल एटीट्यूड को, बैरियर्स को दूर करना और उनको हमें ये बताना है। क्योंकि हमने बताया ना आपसे कि हमारे यहाँ क्या था कि पहले स्कूलों के नाम अंध विद्यालय रखा जाता था और मूल मंदिर विद्यालय रखा जाता था, पागलों का रखा जाता था, मानसिक मंदिर नहीं बोलते थे। तो ये सब जब गवर्नमेंट लेवल से सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में बीच में आ रही हैं तो हमें आपको तत्काल टोकना जरूरी है, क्योंकि आप रिहा प्रोफेशनल हैं, आप उसके प्रोटेक्शन देने वाले हैं, आप उसकी सिक्योरिटी को, उसके भविष्य को देखने वाले, बनाने वाले हैं। तो आप बहुत बड़े मतलब जिम्मेदारी का रोल अदा कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि हमारे सारे रिहा प्रोफेशनल्स इस लाइन को चुन के आए हैं तो उनके अंदर, उनके दिल में बहुत बड़ा जज्बा होगा, तभी वो इस लाइन को चुन के आए हैं और उनके अंदर कार्य करने का बहुत बड़ा पैशन होगा डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने के लिए, तभी वो यहाँ टिके हुए हैं। वरना सब भाग खड़े होंगे, कोई चैलेंज नहीं आज कुछ स्वीकार करना चाह रहा, समान आदमी तो जो है नहीं करता। आप भी सोचो, तो ये आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर जो आपने जो प्रॉब्लम क्रिएट बताई कि ये सामने आती है, बिल्कुल रियल प्रॉब्लम आपने बताई, मैं पूरा सहमत हूँ इस बात से कि सेरेब्रल पॉलिसी के जो नीड बेस्ड एजुकेशन तो हम दे सकते हैं, नीड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिलाना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बात सही है। तो हमें अपने घर से और गांव से ही पहले हमें चालू करना पड़ेगा उसको ग्रूम अप करने के लिए। सेरेब्रल पॉलिसी का देखिए उसका स्पीच भी नहीं अच्छा होता है, तो जो भी बोलेगा 5 मिनट लगा देगा, बोलने में ही लगा देगा। तो हमें कहीं ना कहीं उसको ग्रूम अप करना, और ग्रूम अप जब करेंगे आप तो एक्सेप्टेबल होने लगेगा धीरे धीरे। मेहनत का काम। ठीक है सर, थैंक यू सर। संतोष जी और सर, हाँ, मैं ऑन बिहाफ पार्टिसिपेंट्स से एक बस जस्ट पूछना चाहूंगा, चूंकि मैं डेफ बच्चों के साथ में काम करता हूं, उनके दिली भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ हूं। वो बच्चे जब ड्राइविंग के लिए बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो कहते हैं कि हम जाते हैं, हमें ऑर्डर तो पास करा गया है 2016 में MSJE ने और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने एक PIL के तहत दिया तो है कि हाँ सभी लोग, इन लोगों को, जो लोग जिनका विजन बराबर है और उनको एक सिंबल लगा करके ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, ऐसा 2016 में ऑर्डर निकला हुआ है। बट अभी तक भी जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे लोग जागरूक है वहां तो मिल जा रहा है, बट जिस लेवल पे ड्राइविंग लाइसेंस इशू होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसका कार्ड नहीं बन रहा है। सर इसके बारे में कुछ थोड़ा प्रकाश दें। इसके बारे में देखिए यहाँ हमने भी अनुभव किया है यूपी में,
और तमाम सारे फिजिकली हैंडीकैप्ड भी ऐसे लोग हैं जो सारा काम सामान्य तरीके से कर रहे हैं, पर उनकी दिव्यांगता मौका। अब पीछे मैंने उसके पीछे जाके जो उनकी देखा, जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, आरटीओ है, आरटीओ ऑफिस का ये कहना है कि सर हमने एक किसी भी हेयरिंग इम्पेयर्ड सर अगर वो सिंबल लगाए हुए है, गाड़ी पर सिंबल लगाए हुए है हेयरिंग इम्पेयर्ड का, और विजन उसका अच्छा है, उसको सुनाई नहीं देता है, और पर जो उसके इर्द गिर्द जो गाड़ियां चल रही हैं, जो जनता चल रही है, वो इतनी वेल अवेयर नहीं है कि ये गाड़ी जो आगे जा रही है ये सुन नहीं सकता, वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है और वो सुन नहीं सकता। तो ये जो जनमानस की जो एक अभाव है जानकारी की, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती आ जाती है कि उसने अगर लाइसेंस दे दिया और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उस कोर्ट उसको लायबल मान लेती है, और कोर्ट जब लायबल मान लेती है तो वो अधिकारी फंस जाता है कि आपने इसको सर्टिफाई करके आपने इसको लाइसेंस दे दिया चलाने के लिए, और ये दुर्घटना का सारा जिम्मेदारी आपकी, अगर आपने ना दिया होता तो ये शायद दुर्घटना नहीं होती और अगला आदमी बच जाता मरने से और ये मारने से बच जाता। तो ये जो प्रैक्टिकल एटीट्यूडल बैरियर्स चीजें हैं इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में ले जाके वो है। अब ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं, उनको उन्होंने मारुति से ऐसी गाड़ियां तैयार करके चलाई हैं जिसमें स्पेशल गियर बना हुआ है, अगर हाथ उनके सही हैं तो दोनों हाथ से वो काम कर रहे हैं, पैर नहीं ठीक है उनके, तो उन्होंने हाथ में ही गियर दे दिया, हाथ में ही ब्रेक दे दिया, ट्रांसफॉर्म कर दी गाड़ी को, परंतु उनको इनवैलिड कैरेज के अंतर्गत वहां डिसेबल, आप अगर एक्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट का तो उसमें इनवैलिड कैरेज के लिए लिखा हुआ है। अब इनवैलिड कैरेज का नाम आज कोई जानता ही नहीं है कि व्हाट इज इनवैलिड कैरेज। तो इनवैलिड कैरेज अंग्रेजों के समय में चला आ रहा है और उसमें उसका प्रोविजन आज भी है। तो ये रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने चैलेंज बहुत है। आप संतोष जी, मैं चाहता हूँ 4 दिन के लिए आप आरटीओ बन जाए और कितने आप लाइसेंस देंगे ये मजे की बात है। जैसे हमारी सर आवाज म्यूट हो गई है, सर आवाज म्यूट हो गई। हाँ। जो फर्स्ट डिवीजन बच्चे 95% लाते हैं, 100% लाते हैं, उनको एक दिन के लिए एसएसपी साहब अपने ऑफिस में बैठा के एसपी बना देते कि आज के एसपी रमेश कुमार रहेंगे, है ना, और वो दिन भर में जो भी ऑर्डर पास करेंगे इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो मैं चाहता हूँ कि संतोष जी को एक दिन के लिए एक आरटीओ बनाया जाए तो गुजरात सरकार में, और ये देखा जाए कि कितने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ये लाइसेंस देने के लिए उपयोगी समझते हैं और देने के बाद उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट का और रिसर्च का विषय है, इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपको सुझाव आया, और मैं ट्रांसपोर्टेशन के जो अधिकारी हैं उनसे इस पे कई बार मेरी चर्चा हुई है, तो उनके सामने जो अल्टीमेटली जो लीगल बाइंडिंग्स आ जाती है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आ जाती है, उससे हर आदमी बचे। अभी प्रोफेसर सोनवानी सर। बहुत ही बढ़िया सर। मैं रियली जो आपने कहा, अगर मुझे एक दिन का बना दिया जाएगा तो मैं उस चैलेंज को जरूर स्वीकार करूंगा और ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा कि किन किन बच्चों को लाइसेंस दिया जाए। और काम सर बस उतना ही नहीं है कि हाँ लागू कर दिया जाए,
लागू करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका फॉलो बहुत जरूरी है कि कहाँ तक वो आगे जा रहा है। जी सही है। हमने अपने आरटीओ में अपने जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी उनसे ये कहा कि आप ऐसा करिए, जो जिस डिसेबिलिटी का भी आपके एप्लीकेशन आती है, आप उस डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट को अपने उसमें मेंबर बना लीजिए आरटीओ का। तो वो आपको उसकी निटी-ग्रिटी को समझा देगा, बता देगा कि साहब ये वास्तव में काम कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगी, तो आपको भी एक सहारा मिल जाएगा कि हमको एक एक्सपर्ट ने एडवाइस दी थी, हमने इसको लाइसेंस जारी कर दिया। तो आपको जो लीगल बाइंडिंग में जो फंसना पड़ता है, कोर्ट कचहरी से बचना पड़ता है, वो थोड़ा सा इस पे आपको भी। सर अभी हाल में ही 2 महीने पहले, बस एक ही मिनट लूंगा, 2 महीने पहले भी हाल में ही हमने हमारा आरटीओ से अपने एक वर्कशॉप रखा हुआ था अपने डेफ बच्चों के लिए, और वो लोग रोड सेफ्टी के लिए और रोड सिग्नल के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में आकर के उन्होंने एक अवेयरनेस दिया हुआ था यहाँ पे डेफ बच्चों के लिए। तो उस समय पे हमारे बच्चों ने ये प्रश्न लोगों से रखा हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि ये नियम तो है, जहां जिन बच्चों को समस्या आ रही है, जहां नहीं मिल पा रहा है, वो पर्सनली आकर के आरटीओ ऑफिस में हम लोगों से मिले, और मिले तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारे यहाँ भावनगर में। तो बच्चों को डेफ का लाइसेंस मिला हुआ है। ये मेरा जनरल बस क्वेश्चन था कि बाकी जगह शहरों में जहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ बच्चों को मिले। बिल्कुल सही आपका सोचना है, क्योंकि हमने यूपी में भी ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और एज डिप्टी कमिश्नर हमारे पास भी आती थी एप्लीकेशन कि साहब आरटीओ को जो है आप डायरेक्ट करिए कि वो हमको दे। तो ये कई बार मीटिंग्स हुई और कई बार हाई लेवल पे भी हम इसको ले गए इन सब चीजों को, और कई जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के रहे, उन लोगों ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड किया। मैं समझता हूँ कि आज कार्यक्रम आपका समाप्त होना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपका एक औपचारिक तरीके से धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे कॉलेज के लेक्चरर दयाबेन मकानी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सर एक औपचारिक तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करें। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने बहुत कुछ गवर्नमेंट के जो भी प्रोविजंस है हमारे पर्सन विद डिसेबल्ड बच्चों पर्सन के लिए, उसमें सभी आ गए। पर्सन के लिए जो भी प्रोविजन है उसके बारे में बहुत सारा आपने ज्यादातर बहुत बता ही दिया है। दिव्यांगजन 1995 से लेकर अभी तक जो जो प्रोविजन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी प्रोविजन है उसके बारे में आपने बताया, और आपने ये बताया कि एज ए स्पेशल एजुकेटर हमें क्रॉस डिसिप्लिनरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई भी डिसेबिलिटी के आते हैं तो उसको हम गाइड कर सके और उसको कैसा एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ये सब के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स, कॉलेज पर्सनल सर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही अगले प्लेटफॉर्म पे हम आपका जरूर लाभ लेंगे, और आपका जो ये ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे स्पेशल फील्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम जरूर आपको दूसरी बार संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। हमारे अगले स्पीकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर